तो हे और आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा है। तो गाइस आप लोगों के लिए मैं रेलवे एनटीपीसी का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आया हूँ जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कोशिश करिए नोट बनाने का, क्योंकि गाइस नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि नोट बनाइए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन करिए। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे आपकी चीज़ें उतना ही ज़्यादा क्लियर आउट रहेगी। तो रिवीजन करिए और नोट बनाइए। तो चलिए इस रेलवे एनटीपीसी के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर सेट को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा रेलवे एनटीपीसी का जो सेट चलेगा गाइस वो हमारा सेट 73 चलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज का जो रेलवे एनटीपीसी का सेट होगा वो हमारा सेट 73 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है ये कौन सी है, ये आपको बताना है। तो बताइए दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, जिसमें से आपको कहीं कहीं पे जो है ये प्रायद्वीपीय भारत भी रहेगा और कहीं कहीं पे दक्षिण भारत रहेगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो बताइए दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी या ऑप्शन डी ताप्ती नदी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है ये कौन सी है, तो ये है कृष्णा नदी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कृष्णा नदी से जितने भी पॉइंट बनते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उन सभी को एक एक करके क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम कृष्णा नदी की बात करें guys, तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे इसके उद्गम के बारे में कि इसका जो है उद्गम जो है ये कहाँ से होता है। तो ये जो है उद्गम जो है ये पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम में जो है ये जो है नदी का उद्गम जो है ये पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि कृष्णा नदी का उद्गम जो है ये कहाँ से होता है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है। कृष्णा नदी का जो उद्गम है guys, ये आपको ध्यान रखना है महाबलेश्वर से होता है, ठीक है। महाबलेश्वर जो कि आपका महाराष्ट्र में है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कृष्णा नदी का उद्गम जो है ये कहाँ से होता है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है कृष्णा नदी का उद्गम जो है या ये महाबलेश्वर से होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कृष्णा नदी का उद्गम जो है ये कहाँ से होता है guys? तो ये देखिएगा इसका उद्गम जो है ये महाबलेश्वर से होता है। महाबलेश्वर जो कि आपका कहाँ है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है महाबलेश्वर जो कि आपका जो है ये आपका जो है महाराष्ट्र में है। तो आप इसको भी लिख लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है प्रश्न आपसे कि जो है किस नदी का उद्गम जो है ये महाराष्ट्र से। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा महाबलेश्वर से गए, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि किस नदी का उद्गम जो है ये महाराष्ट्र से होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा महाबलेश्वर से। उसके बाद जो है ये महाबलेश्वर आपका कहाँ होता है guys? तो आपको ध्यान रखना है महाबलेश्वर जो कि आपका महाराष्ट्र में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी ये जो है दूसरी सबसे लंबी नदी है, तो इम्पोर्टेंट सी बात है कि इसकी जो है हम लंबाई की बात करेंगे कि कृष्णा नदी की जो है ये लंबाई कितनी है गाइस, ये पूछा जाता है। तो याद रखिएगा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका जो लंबाई है वो है आपका 1400 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि 1400 किलोमीटर, ठीक है। 1400 किलोमीटर जो है guys, देखिएगा कृष्णा नदी की लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं guys, तो अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये जो है यह नदी जो है गाइस, याद रखिएगा ये नदी जो है ये क्या करती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये नदी जो है ये डेल्टा बनाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो कृष्णा नदी है जो गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। कृष्णा नदी जो है गाइस, याद रखिएगा ये जो है ये क्या करती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कृष्णा नदी जो है ये डेल्टा बनाती है। और अगर हम बात करें ये डेल्टा कहाँ बनाती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कृष्णा नदी जो है डेल्टा बनाती है और कहाँ गाइस, तो याद रखिएगा ये आपको ध्यान रखना है कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश की जो विजयवाड़ा है ना गाइस, यहाँ उसी के पास जो है गाइस, ये देखिएगा आंध्र प्रदेश के जो है विजयवाड़ा जो है गाइस, ये देखिएगा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जो है ये नदी जो है कृष्णा नदी जो है ये डेल्टा बनाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हम बात करेंगे गाइस कृष्णा की जो है सहायक नदियों के बारे में कि कृष्णा की जो है सहायक नदी कौन कौन सी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि कृष्णा नदी की सहायक नदी जो है ये कौन कौन सी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम बात करते हैं गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है, जो कि है मूसी नदी। हैदराबाद जो है ये किस नदी के किनारे है, तो मूसी नदी के किनारे, ये आपको ध्यान रखना है। तो मूसी नदी हुआ
उसके अलावा अगर हम बात करें तो और कौन-सी नदी हो गई, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा भीमा नदी, भीमा जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है, आपको ध्यान रखना है, भीमा हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है घाट प्रभा। घाट प्रभा जो है कैसे, याद रखिएगा, घाट प्रभा जो है ये किसकी सहायक नदी है? घाट प्रभा जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है कोयना नदी। कोयना नदी जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है कोयना नदी। और इसके अलावा अगर हम बात करें अगर सेब को ध्यान रखना है, कोयना को जो है ये क्या कहा जाता है, तो कोयना को जो है आपको ध्यान रखना है, ये जो है महाराष्ट्र की जीवन रेखा जो है देखिएगा। अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की जीवन रेखा जो है ये किस नदी को कहा जाता है, इससे आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं इसके आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र की जीवन रेखा जो है ये किस नदी को कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र की जीवन रेखा जो है देखिएगा, महाराष्ट्र की जीवन रेखा जो है ये कोयना नदी को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र की जीवन रेखा जो है ये किस नदी को कहा जाता है, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा मैं इरेज करके इसे शॉर्ट में अच्छे से लिख देती हूँ ताकि यहाँ पे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र की जीवन रेखा जो है ये कौन सी नदी है, इससे आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र की जीवन रेखा जो है देखिएगा, महाराष्ट्र की जीवन रेखा जो है ये आपकी कोयना नदी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो कि कृष्णा नदी है। अगर हम बात करते हैं इसकी, आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है देखिएगा। अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये आपको कौन सी है, इससे आपको ध्यान रखना है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये गोदावरी है, ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण भारत की सबसे सबसे लंबी नदी जो है ये कौन सी है, इससे आपको ध्यान रखना है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये गोदावरी है, आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इस नदी की जो है गाइस देखिएगा, अगर हम लंबाई के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि गोदावरी नदी की जो है लंबाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। 165 जो है गाइस देखिएगा, 1665 किलोमीटर जो है गाइस देखिएगा, 1665 किलोमीटर जो है दक्षिण भारत की लंबाई है। दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है इसकी लंबाई कितनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है 1665 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि नारियल किस कुल से संबंधित है, तो आपके ऑप्शन है पालमी से, ऑप्शन बी ग्रेमनी से, ऑप्शन सी कुकुरबिटेसी से, या ऑप्शन डी सोलेनेसी से। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नारियल जो है ये किस कुल से संबंधित है, तो नारियल पालमी कुल से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि पूछा जाता है नारियल का जो है वैज्ञानिक नेम क्या होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि आपको बताना है कि नारियल का जो है गाइस याद रखिएगा साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम जो है ये क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि नारियल का वैज्ञानिक नेम जो है ये क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है गाइस, ये अब ये जो होता है नारियल का वैज्ञानिक नेम कोकोकस न्यूसीफेरा जो है इसका वैज्ञानिक नेम है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका वैज्ञानिक नेम क्या है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इसका वैज्ञानिक नेम जो है ये कोकोकस न्यूसीफेरा जो है गाइस याद रखिएगा, कोकोकस न्यूसीफेरा जो है ये नारियल का वैज्ञानिक नेम है, ये आपको ध्यान रखना है। कोकोकस न्यूसीफेरा जो है इसका वैज्ञानिक नेम है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पालमी कुल से जो है और कौन कौन सा संबंधित है, जैसे कि नारियल जो है जो कि आपका पालमी कुल से संबंधित है। अब हम बात करेंगे ऐसा कौन कौन सा फ्रूट या फिर जो है अनाज है जो कि आपको याद रखना है जो कि पालमी कुल से संबंधित है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है तार। तार जो है ये किस कुल से संबंधित है, इससे आपको ध्यान रखना है, ये आपके पालमी से संबंधित है, तो तार हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो खजूर, खजूर जो है ये आपका किस कुल से संबंधित हुआ, तो याद रखिएगा खजूर जो है, खजूर जो है guys, याद रखिएगा ये आपके जो है पालमी से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है खजूर किस कुल से संबंधित है, पालमी से। अब आ जाते हैं guys ग्रेमनी, ग्रेमनी की अगर हम बात करें guys, तो ये आपको ध्यान रखना है मक्का, मक्का जो है ये किस कुल से संबंधित है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है मक्का जो है ये ग्रेमनी से संबंधित है। उसके अलावा अगर हम बात करें guys, तो गेहूं, गेहूं जो है ये आपका किस कुल से संबंधित है, ये भी आपका ग्रेमनी से संबंधित है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है जो ज्वार हो गया, ज्वार जो है ये आपका किस कुल से संबंधित है, तो ये आपका जो है ग्रेमनी से संबंधित है। उसके अलावा अगर हम बात करें चावल, चावल जो है ये आपके ग्रेमनी से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें कुकर बिटेसी, ठीक है, ये जो है इस कुल से जो है आपका कौन कौन सा संबंधित है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें guys, कुकर बिटेसी की अगर हम बात करें guys, कुकर बिटेसी से, तो तरबूजा, तरबूजा जो है ये आपका कुकर बिटेसी से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि तरबूजा जो है ये आपके किस कुल से संबंधित है, जो कि पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं guys कि आपका जो है तरबूजा, तरबूजा जो है
किस स्कूल से संबंधित है, ये आपके जो है कुकर बीटीसी से। उसके अलावा अगर हम बात करें तो तरबूजा हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है परवल। परवल जो है ये किस स्कूल से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके कुकर बीटीसी से संबंधित है। और उसके अलावा अगर हम बात करें परवल के बाद जो है आपको याद रखना है गाइस, उसके बाद जो है परवल हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो खरबूजा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें खरबूजा जो है ये आपके किस स्कूल से संबंधित है, तो ये भी आपके कुकर बीटीसी से। उसके बाद आ जाते हैं गाइस आपका सोलेनेसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। तो सोलेनेसी कुल से जो है आपका कौन कौन सा संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आलू जो है गाइस देखिएगा ये आपके सोलेनेसी से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आलू किस किल से संबंधित है, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था गाइस, आलू के बारे में पूछा गया था कि जो है आलू किस स्कूल से संबंधित है, सोलेनेसी से। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बैंगन जो है ये आपका किस स्कूल से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी सोलेनेसी से। और उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो याद रखिएगा आपका टमाटर जो है ये किस स्कूल से संबंधित है, तो ये भी आपके सोलेनेसी से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। तो आपको बताना है कि किसकी तटरेखा जो कि सबसे लंबी है। तो आपके ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी राजस्थान। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारत की जो है तटरेखा सबसे लंबी जो है ये किसके साथ है, गुजरात के साथ है। तो ऑप्शन जो है सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात के साथ जो है जैसे आपको ध्यान रखना है, ये क्या करता है, तो ये जो है आपको याद रखना है 24% जो है वैसे देखिएगा गुजरात के साथ जो है ये आपको ध्यान रखना है। 24% जो है ये आपको ध्यान रखना है। 24% जो है ये कवर करता है, ये आपको ध्यान रखना है। 24% हिस्सा जो है ये जो है कवर करता है, ये आपको ध्यान रखना है। 24% हिस्सा जो है ये आपको ध्यान रखना है, कवर करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब हम एक एक करके बात करेंगे, जिसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो है ये गुजरात के साथ जो है सबसे एक लंबी सीमा करता है, ये आपको ध्यान रखना है किसके साथ, तो गुजरात के साथ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है गुजरात के साथ करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो है गुजरात हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो है किसके साथ करता है guys? गुजरात के बाद आपको याद रखना है सबसे लंबी सीमा किसके साथ है, तो ये आपको ध्यान रखना है गुजरात के बाद जो है सबसे लंबी सीमा जो है guys, देखिएगा तमिलनाडु के साथ है, ये आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु के साथ है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तमिलनाडु के बाद जो है तीसरा जो है ये आपका कौन सा है, तीसरा जो है ये आपका आंध्र प्रदेश के साथ। तीसरा जो सबसे बड़ा राज्य जिसके साथ जो है गुजरात की सबसे लंबी सीमा लगती है, तीसरा सबसे लंबी सीमा जो है ये आंध्र प्रदेश के साथ लगती है, आपको ध्यान रखना आंध्र प्रदेश के साथ। उसके अलावा अगर हम बात करें चौथा जो है ये किसके साथ लगता है, चौथा जो है जो देखिएगा ये महाराष्ट्र के साथ लगता है, ये आपको ध्यान रखना। चौथा जो है ये किसके साथ लगता है guys? तो ये आपको ध्यान रखना। चौथा जो है ये महाराष्ट्र के साथ लगता है, आपको ध्यान रखना। चौथा जो है ये महाराष्ट्र के साथ लगता है। और यहाँ देखिएगा पांचवा जो है ये कितना लगता है, यानी कि पांचवा जो है ये किसके साथ लगता है, केरल के साथ लगता है। अब हम बात करेंगे कितना किलोमीटर जो है ये लगता है, ये बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गुजरात के साथ, तो गुजरात के साथ जो है ऐसे देखिएगा 16 किलोमीटर जो है लंबा सीमा लगता है। तटरेखा जो है ये कितना किलोमीटर, 16 किलोमीटर लंबा सीमा लगता है, आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम तमिलनाडु की बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु के साथ जो है ये आपको याद रखना है कितना लगता है guys? 1076 किलोमीटर जो है ये किसके साथ लगता है, आपको ध्यान रखना है। 1076 किलोमीटर जो है ये तमिलनाडु के साथ लगता है, ये आपको ध्यान रखना। उसके अलावा अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ जो है वैसे देखिएगा 974 किलोमीटर जो है ये किसके साथ सीमा लगता है, 974 किलोमीटर जो है ये प्रदेश के साथ लगता है। उसके अलावा अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के साथ जो है 720 किलोमीटर की लंबी सीमा लगती है, आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र के साथ जो है 720 किलोमीटर की लंबी सीमा लगती है। और केरल के साथ जो है ये कितना लगता है, केरल के साथ जो है गाइस देखिएगा 580 किलोमीटर जो है गाइस देखिएगा केरल के साथ जो है 580 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, आपको ध्यान रखना। और ये जो है आपको याद रखना है किसी भी हाल में बहुत ज्यादा मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप लिख सकते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है गाइस यहाँ पे हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे, जो कि हम बात करेंगे गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि जो है आपको यहाँ पे जो है नोट करना है, जो कि पहला पॉइंट देके मैं लिख रही हूँ। ये आपको ध्यान रखना है कि भारत की तट रेखा की कुल लंबाई, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मैं सीधा तट रेखा की कुल लंबाई लिख देती हूँ, इससे आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें तट रेखा की जो है कैसा देखिएगा, तट रेखा की जो है कुल लंबाई कितनी है, आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें तट रेखा की जो है कुल लंबाई, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें तट रेखा की कुल लंबाई जो है ये कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है।
तटरेखा की जो कुल लंबाई है ये कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तटरेखा की कुल लंबाई 7516 है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तटरेखा की कुल कितनी है गाइस, तो ये देखिएगा 7000, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 7516 पॉइंट जो है 6 किलोमीटर जो है गाइस, देखिएगा तटरेखा की कुल लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं हमसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आणविक सूत्र क्या है। तो आपको बताना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आणविक सूत्र क्या है। तो आपके ऑप्शन है HNO3, ऑप्शन बी KOH, ऑप्शन सी HCl या ऑप्शन डी H2SO4। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है ये आणविक सूत्र क्या है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है आणविक सूत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे गाइस कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो है ये खोज जो है ये किसने की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा किसने और कब की थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो खोज की थी वो किसने की थी, तो ग्लोबर नामक वैज्ञानिक ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। किसने किया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की खोज जो है गाइस देखिएगा ग्लोबर नामक वैज्ञानिक ने किया था, ये आपको ध्यान रखना। और अगर हम बात करें कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की खोज जो है ये ग्लोबर ने कब की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या था 1648 में, ये आपको ध्यान रखना है। 1648 में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की खोज हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं गाइस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब एक एक करके बात करेंगे गाइस। यहाँ पे जो है सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि है आपका HNO3, ठीक है। तो अगर हम HNO3 की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है। HNO3 जो है ये किसका है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। HNO नाइट्रिक एसिड का जो है ये सूत्र जो है ये क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रिक, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नाइट्रिक एसिड का जो है गाइस देखिएगा, नाइट्रिक एसिड का जो है गाइस देखिएगा, नाइट्रिक एसिड का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नाइट्रिक एसिड का जो है HNO3, ठीक है ना। इसका क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। नाइट्रिक एसिड का जो होता है वो HNO3 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाते हैं गाइस KOH। KOH जो है ये किसका रासायनिक सूत्र है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पोटेशियम जो है गाइस देखिएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो है गाइस देखिएगा, यहाँ पे आपको लिख लेना गाइस, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार इस तरीके के प्रश्न जो एग्जाम में रहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो है ये जो है गाइस देखिएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। KOH जो है ये आपको ध्यान रखना है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें H2SO4, H2SO4 जो है गाइस देखिएगा ये किसका है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो है गाइस देखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड का जो है गाइस देखिएगा, अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस कि आपको ध्यान रखना है सल्फ्यूरिक एसिड, अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड का जो है गाइस देखिएगा रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो H2SO4 जो है गाइस देखिएगा, यानी कि H2SO4 जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि निम्नलिखित में से शैवाल कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना है। तो बताइए शैवाल कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके ऑप्शन है 5 प्रकार के, ऑप्शन बी 7 प्रकार के, ऑप्शन सी 4 प्रकार के, या ऑप्शन डी 8 प्रकार के। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। शैवाल जो है ये कितने प्रकार के होते हैं गाइस, तो आपको ध्यान रखना है। शैवाल जो है ये 7 प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करते हैं कि शैवाल जो है ये 7 प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन सा इसका 7 प्रकार है गाइस, ये आप यहाँ पे जो है हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हम इसके बारे में बात करें, तो ये आपको ध्यान रखना है। सवाल जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो अभी हमने कहा कि सवाल जो है ऐसा रखिएगा। सवाल कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अब हम एक एक करके जो है बात करेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन सा जो है, यहाँ पे तो आपको पता चल गया 7 प्रकार के, लेकिन अब बात करेंगे कि वो 7 प्रकार जो है उनके नाम कौन कौन से है, वहां पे जो है हम एक एक करके बात करेंगे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कितने प्रकार के हैं, तो ये आपको ध्यान रखना, ये जो है आपका जो है 7 प्रकार के, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कौन सा प्रकार है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो मैं नाम लिखवा रही हूँ ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा
यूग्लेनोफाइटा जो है सबसे पहले आपको याद रखना है वो कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले प्रकार की अगर हम बात करें तो कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये कौन सा है तो याद रखिएगा। सबसे पहले आपको याद रखना है यूग्लेनोफाइटा, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के, जिसमें पहला प्रकार है आपको याद रखना है यूग्लेनोफाइटा। दूसरे प्रकार की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा ये क्या होता है, तो क्राइसोफाइटा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये आपको ध्यान रखना है, दूसरा जो है ये आपका कौन सा होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये आपका जो है क्राइसोफाइटा होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है तीसरा प्रकार की अगर हम बात करें, तीसरा जो है ये आपका कौन सा होता है, तीसरा जो है ये आपको ध्यान रखना है आपका पायरोफाइटा होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है तीसरा जो है ये कौन सा होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है ये आपका पायरोफाइटा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तीसरा जो है ये आपको कौन सा होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है ये आपका पायरोफाइटा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें चौथा, चौथा जो है ये आपका कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। चौथा जो है ये आपका क्लोरोफाइटा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चौथा जो है ये आपका कौन सा होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। चौथा जो है ये आपका क्लोरोफाइटा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चौथा जो है क्लोरोफाइटा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम पांचवा की बात करें, आपको कौन सा होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पांचवा जो है ये आपका रोडोफाइटा होता है। पांचवा जो है ये आपका कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पांचवा जो है ये आपका रोडोफाइटा है, ये आपको ध्यान रखना है। और छठा जो है ये आपका कौन सा है, छठा जो है ये आपको ध्यान रखना पायोफाइटा है, ठीक है। पायरो नहीं है, पायरो तीसरा नंबर पे पायरो है, लेकिन जो है अब यहाँ पे जो मैं लिखा रही हूँ ये कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पायोफाइटा, ठीक है। तो ये जो है कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है आपका पायोफाइटा है। और सातवां की अगर हम बात करें तो कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा जैंथोफाइटा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है सातवां जो है ये आपको कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सातवां जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है आपका जैंथोफाइटा जो है ये सातवां है, ये आपको ध्यान रखना है। शैवाल जो है ये किसे कहते हैं, अब हम ये बात करें तो शैवाल अक्सर आप पानी या फिर समुद्र में जो इस तरीके का ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं, ये जो लग जाता है, जो किसी पत्थर पे जो है ग्रीन ग्रीन बैठ जाता है, उसे ही हम शैवाल कहते हैं। तो कहीं पे ग्रीन रहता है, कहीं पे रेड रहता है, तो इसी के ये प्रकार है गाइस। तो अगर हम यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट बात करें तो यहाँ पे याद रखिएगा जो आपका जो है क्लोरोफाइटा जो है, जो बहुत लोग पानी में अक्सर देखे होंगे, वो कौन से कलर का रहता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो जो है आपका हरा शैवाल होता है, ठीक है। ये जो है क्लोरोफाइटा को ही हम क्या बोलते हैं गाइस, तो याद रखिएगा क्लोरोफाइटा को ही हम हरा शैवाल कहते हैं। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, जो कि आप पानी वानी में अक्सर पानी के ऊपर देखते होंगे कि हरा हरा लग जाता है, उसे ही हम शैवाल कहते हैं, ठीक है। और क्लोरोफाइटा बहुत जगह आपको जो है मोस्टली जगह आपको ग्रीन देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं पे ये रेड भी रहता है, ठीक है। कहीं कहीं पे ये रेड रहता है, कहीं कहीं पे ये भूरा रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे रोडोफाइटा, ठीक है। रोडोफाइटा जो है ये आपको कौन सा शैवाल होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। रोडोफाइटा जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका जो है लाल रहता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो है आपका कैसा सवाल होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। रोडोफाइटा आपका लाल सवाल होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, आपको याद रखना है जैसे कि पायोफाइटा, पायोफाइटा जो है ये आपका कौन सा सवाल होता है, तो याद रखिएगा पायोफाइटा जो है भूरा यानी कि ब्राउन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये कौन सा सवाल होता है, तो पायोफाइटा जो है गाइस याद रखिएगा ये आपका जो है ब्राउन सवाल होता है। तो इसी तरीके का ये प्रकार है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि धनिया में उपयोगी अंश होता है। तो आपको बताना है धनिया में उपयोगी अंश क्या होता है। तो आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए पुष्प और सूखे फल, ऑप्शन बी मूल और पत्ते, ऑप्शन सी पत्ते और पुष्प, ऑप्शन डी पत्ते और सूखे फल। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। धनिया में जो है उपयोगी अंश कौन सा होता है, तो पत्ते और उसके फल जो है इसका उपयोगी अंश होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम गाइस यहाँ पे बात करेंगे, जो कि हम बात करेंगे धनिया के बारे में। तो अगर हम बात करेंगे इसे आपको ध्यान रखना है कि धनिया का जो है गाइस याद रखिएगा, धनिया का जो है गाइस याद रखिएगा, धनिया का जो है ये आपको ध्यान रखना है वैज्ञानिक नेम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पीछे भी नारियल का बताई थी, कोकोकस न्यूसीफेरा जो है ये नारियल का है, तो इस वैसे ही आपको याद रखना है। तो अगर हम बात करें गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि धनिया का जो है वैज्ञानिक नेम जो है ये क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें धनिया का जो है वैज्ञानिक नेम क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है धनिया सतीवम, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इसका वैज्ञानिक नेम क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है इसका वैज्ञानिक नेम जो है गाइस याद रखिएगा धनिया सतीवम जो है इसका वैज्ञानिक नेम है, ये आपको ध्यान रखना है धनिया सतीवम, ठीक है। आपको ध्यान रखना है धनिया सतीवम जो है इसका वैज्ञानिक नेम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद
अगर हम बात करते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें कि ये जो है किस कुल से संबंधित है। अगर धनिया की हम बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि धनिया जो है ये किस कुल से, जैसे आलू वगैरह मैंने बताया था सोलेनेसी से संबंधित है, नारियल वगैरह पाल्मी से संबंधित है। वैसे ही आपसे पूछ रहा है कि धनिया जो है ये आपके किस कुल से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। धनिया जो है ऐसा देखिएगा ये किस कुल से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। धनिया जो है सल्फा कुल से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। धनिया जो है ये किस कुल से संबंधित है, सल्फा कुल से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो उसके बाद आपको याद रखना है गाइस कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे धनिया के बारे में, तो याद रखिएगा धनिया में जो है आपको याद रखना है धनिया के पत्तों में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो है इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं गाइस कि धनिया के पत्तों में जो है गाइस देखिएगा धनिया के पत्तों में जो है कौन सा विटामिन पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। धनिया के पत्तों में जो है कैसे देखिएगा, धनिया के पत्तों में जो है कैसे देखिएगा पाए जाने वाले विटामिन, ठीक है, पाए जाने वाले जो है कैसे देखिएगा धनिया के पत्तों में पाए जाने वाले विटामिन जो है ये कौन कौन से, ये आपको ध्यान रखना। धनिया के पत्तों में पाए जाने वाले जो है विटामिन की हम बात करेंगे, हम पूरा क्लियर लिख देते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अगर आप नोट भी बनाइएगा तो आपको कोई दिक्कत ना होगा। तो याद रखिएगा दही में पाए जाने वाले विटामिन जो है ये कौन कौन से है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन ए पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा धनिया के पत्तों में, ठीक है, ए पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सी पाया जाता है, और बात करें तो और क्या पाया जाता है, तो विटामिन ए, सी, और याद रखिएगा विटामिन के, ठीक है, ये धनिया के पत्तों में पाया जाता है। यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मैं कोल को हटा के थोड़ा इधर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं इसी साइड लिखी हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हम बात करते हैं गाइस कि धनिया जो है ये किस कुल से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके जो है सल्फा कुल से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये अभी आपको ध्यान रखना है कि अगर हम बात करते हैं गाइस धनिया के बारे में कि इसकी खेती के लिए जो है कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो याद रखिएगा दोमट मिट्टी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। दोमट मिट्टी जो है गाइस देखिएगा दोमट, याद रखिएगा दोमट मिट्टी जो है गाइस देखिएगा दोमट मिट्टी जो है गाइस देखिएगा दोमट मिट्टी जो है याद रखिएगा दोमट मिट्टी खेती के लिए जो है उपयुक्त होती है, आपको ध्यान रखना है। दोमट मिट्टी जो है गाइस देखिएगा खेती के लिए जो है गाइस देखिएगा दोमट मिट्टी जो है गाइस आपको ध्यान रखना है। खेती के लिए दोमट मिट्टी जो है खेती के लिए जो है ये क्या होती है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है। दोमट मिट्टी जो है खेती के लिए उपयुक्त होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोमट मिट्टी जो है खेती के लिए उपयुक्त होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अथापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है, तो बताइए अथापू जो है ये किससे संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो गाइस अगर हम बात करें कि अथापू जो है ये किससे संबंधित है, तो आपके ऑप्शन ए ढोल यात्रा से, ऑप्शन बी ओणम से, ऑप्शन सी पोंगल से, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अथापू जो है ये किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा अथापू जो है ओणम से संबंधित है, याद रखिएगा। और जो है अथापू जो है ओणम से क्यों संबंधित है, तो पिक्चर में आप देख रहे हैं जो कि फूल है, ठीक है, तो वो अथापू क्या करता है guys, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि आपको याद रखना है कि पुष्पों का जो है उपयोग करके रंगोली बनाते हैं, रंगोली डिजाइन करते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, उसे ही हम अथापू कहते हैं। तो यहाँ पे मैं उसका डिफिनेशन लिखा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन हो, ठीक है। तो याद रखिएगा पुष्पों का जो है guys, याद रखिएगा पुष्पों का जो है guys, याद रखिएगा पुष्पों का उपयोग करके क्या करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पुष्पों का उपयोग कर, ये आपको ध्यान रखना है, पुष्पों का उपयोग कर, याद रखिएगा पुष्पों का उपयोग कर रंगोली डिजाइन करते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। पुष्पों का उपयोग कर गाइस याद रखिएगा रंगोली डिजाइन करते हैं, जो कि आपको पिक्चर में दिख भी रहा होगा गाइस, ये आप पिक्चर में देख लीजिए। पुष्पों का ये उपयोग किया हुआ, ये जितना भी है ना ये सारे पुष्प का उपयोग किया हुआ, ठीक है, तो डिजाइन करते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। पुष्पों का उपयोग कर रंगोली डिजाइन करते हैं, रंगोली डिजाइन करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, रंगोली डिजाइन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं गाइस, तो याद रखिएगा उसे हम जगह याद रखिएगा उसे हम अथापू कहते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। उसे हम क्या कहते हैं गाइस, तो याद रखिएगा उसे हम गाइस याद रखिएगा क्या कहते हैं, उसे हम अथापू कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना। और ये किससे संबंधित है, ये आपके जो है ओणम फेस्टिवल से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसे अथापू कहते हैं, और याद रखिएगा ये जो है किस में करते हैं, ओणम में, इसीलिए इसे अथापू कहते हैं, और ये ओणम से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ओणम जो है ये आपके किस राज्य का फेस्टिवल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओणम जो है गाइस याद रखिएगा केरल का त्योहार है, ये आपको ध्यान रखना है। ओणम जो है गाइस याद रखिएगा ये आपका जो है गाइस याद रखिएगा केरल का ओणम जो है ये क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओणम जो है ये केरल का त्योहार है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, केरल का त्योहार है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो आपको बताना है भारत की खोज नामक पुस्तक जो है ये किसने लिखी है। तो आपके ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर ने, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत की खोज जो है ये किसने लिखी, जवाहरलाल नेहरू ने। और भारत की खोज ये को हम क्या कहते हैं गाइस, तो ये जो है ये आपका हिंदी में है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत की खोज जो है गाइस देखिएगा, भारत की खोज जो है गाइस देखिएगा, ये आपका भारत की खोज जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये किसमें है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है हिंदी में। अगर जो है यहीं पे आपको जो है भारत की खोज कह दे, या फिर जो है गाइस देखिएगा भारत की खोज कर दे, या फिर जो है आपको याद रखना है, या फिर जो है आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया कह दे, ये आपको ध्यान रखना है। भारत की खोज या फिर जो है गाइस देखिएगा भारत की खोज, या फिर जो है गाइस आपको ध्यान रखना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है भारत की खोज, या फिर जो है गाइस देखिएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है कह देगा, ये आपको ध्यान रखना है भारत की खोज, या फिर जो है गाइस देखिएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है ये कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि जो जवाहरलाल नेहरू की जो है गाइस देखिएगा आत्मकथा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपसे पूछा जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें कि जवाहरलाल नेहरू की जो है आत्मकथा जो है, ये इसके आत्मकथा पुस्तक का नाम क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जवाहरलाल नेहरू की जो आत्मकथा पुस्तक है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, इसका नाम क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। आत्मकथा पुस्तक जो है इनकी आत्मकथा क्या है, कौन सा है गाइस, तो यह देखिएगा एन जो है गाइस देखिएगा एन ऑटोबायोग्राफी जो है गाइस देखिएगा एन ऑटोबायोग्राफी जो है गाइस देखिएगा एन ऑटो बायोग्राफी जो है ये किसका है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑन एन ऑटो बायोग्राफी जो है ये किसका है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अन ऑटो बायोग्राफी जो है गाइस देखिएगा बायोग्राफी जो है गाइस देखिएगा ये जवाहरलाल नेहरू की जो है गाइस देखिएगा आत्मकथा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भीमा शंकर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, या ऑप्शन डी असम में। तो गाइस ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र में जो है भीमा शंकर मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं भीमा शंकर मंदिर के बारे में, तो याद रखिएगा यहाँ जो है guys, याद रखिएगा कि भीमा शंकर मंदिर में जो है guys, याद रखिएगा शिव की पूजा की जाती है, आपको ध्यान रखना है। भीमा शंकर मंदिर में जो है देखिएगा किसकी पूजा की जाती है, इससे आपको ध्यान रखना है। भीमा शंकर मंदिर में जो है शिव की पूजा की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसे आपको ध्यान रखना है कि शिव की पूजा की जाती है। और याद रखिएगा यहाँ पे जो है आपको याद रखना है भीमा शंकर मंदिर में जो है छठा ज्योतिर्लिंग जो है ये किसमें है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। शिव का जो है छठा छठा ज्योतिर्लिंग जो है ये किसमें है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। शिव का छठा ज्योतिर्लिंग जो है ये किसमें है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपका भीमा शंकर मंदिर जो कि आपका महाराष्ट्र में है, ये आपको ध्यान रखना है। जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ जो है ये कौन सा ज्योतिर्लिंग है, तो छठा ज्योतिर्लिंग है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शिव का छठा ज्योतिर्लिंग यही है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो तिरुपति बालाजी मंदिर जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि तिरुपति, आपको ध्यान रखना है तिरुपति बालाजी मंदिर जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तिरुपति बालाजी मंदिर जो है गाइस देखिएगा तिरुपति बालाजी मंदिर जो है गाइस देखिएगा ये आपके आंध्र प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है आपका तमिलनाडु में जो है ये कौन सा मंदिर है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर तमिलनाडु की बात करें तो कन्याकुमारी देवी मंदिर जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं गाइस कि आपको ध्यान रखना है कन्याकुमारी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस कि कन्याकुमारी देवी मंदिर जो है ये आपको ध्यान रखना है। कन्याकुमारी देवी मंदिर जो है ये कहाँ है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है। कन्याकुमारी देवी मंदिर जो है गाइस देखिएगा ये आपका जो है तमिलनाडु में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है असम। असम में जो है ये आपका कौन सा मंदिर है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कामाख्या मंदिर जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि कामाख्या मंदिर जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कामाख्या मंदिर जो है ये आपका जो है गाइस देखिएगा ये कहाँ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके असम में है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चेनाब नदी पर, ऑप्शन बी झेलम नदी पर, ऑप्शन सी व्यास नदी पर, या ऑप्शन डी कोयना नदी पर। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सलाल परियोजना जो है ये आपका किस नदी पर है, चेनाब नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं गाइस आपका सलाल परियोजना से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो याद रखिएगा इसका जो है 1970 में जो है गाइस देखिएगा 1970 में जो है इसका निर्माण जो है गाइस देखिएगा 1970 में जो है गाइस देखिएगा इसका निर्माण जो है गाइस देखिएगा 1970 में जो है इसका निर्माण जो है पूरा हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 1970 में इसका निर्माण पूरा हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें गाइस तो सलाल परियोजना जो है, सलाल परियोजना जो है गाइस देखिएगा यह आपका जो है यह देखिएगा यह एक जो है गाइस देखिएगा सलाल परियोजना जो है यह एक जल विद्युत परियोजना है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। सलाल परियोजना जो है गाइस ये देखिएगा ये आपका जो है ये कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सलाल परियोजना जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका जो है एक जल विद्युत परियोजना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि आपका जो है परियोजना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये आपका जो है किस राज्य में है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो है पूछा जाता है लाभान्वित राज्य, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सलाल परियोजना की अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है कि सलाल परियोजना से जो है गाइस देखिएगा लाभान्वित राज्य जो है गाइस देखिएगा सलाल परियोजना से जो है लाभान्वित राज्य कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे सिर्फ एक राज्य को लाभ होता है और वो किसको होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सलाल परियोजना से जो है गाइस देखिएगा जम्मू कश्मीर को लाभ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सलाल परियोजना से जो है ये किसको लाभ होता है, जम्मू कश्मीर को होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस आपका जो है चेनाब नदी, चेनाब नदी पर जो है ये आपका कौन-कौन सा परियोजना है ये हम बात करेंगे। तो अगर हम चेनाब नदी की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट गाइस याद रखिएगा दुलहस्ती, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। दुलहस्ती परियोजना जो है ये किस पे है गाइस, किस नदी पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस ये आपको ध्यान रखना है कि दुलहस्ती परियोजना जो है ये आपका किस नदी पर है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दुलहस्ती परियोजना जो है गाइस याद रखिएगा ये आपके जो है ये आपको ध्यान रखना है किस नदी पर है, चेनाब नदी पर है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है दुलहस्ती हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें सतलज परियोजना, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि सतलज परियोजना जो है ये आपका किस पे है, तो आपको ध्यान रखना है सतलज परियोजना, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि सतलज परियोजना जो है ये आपका किस नदी पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भी आपके जो है गाइस देखिएगा सतलज परियोजना जो है ये किस नदी पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भी आपके जो है चेनाब नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बगलीहार परियोजना, बगलीहार परियोजना जो है ये किस नदी पर है, तो ये भी आप लिख लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं कि बगलीहार, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि बगलीहार परियोजना जो है ये किस नदी पर है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बगलीहार परियोजना जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके जो है आपके चेनाब नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है बगलीहार परियोजना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित कितने मठ हैं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, या ऑप्शन डी 6। तो गाइस याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आदि शंकराचार्य द्वारा जो है ये कितने मठ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। आदि शंकराचार्य द्वारा जो है ये 4 मठ है। अगर हम बात करें 4 मठ जो है ये आपका कौन कौन सा है, तो याद रखिएगा पहला अगर हम बात करें 4 मठ है, जिसमें अगर हम बात करते हैं पहला मठ जो है ये आपका कौन सा है, तो आपने सुना होगा जोशी मठ। ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है जोशी मठ जो है आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था। और ये मठ जो है ये आपका किस साइड था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है जोशी मठ जो है ये आपका उत्तर में था, ठीक है। यानी कि देश के चारों तरफ जो है ये इन्होंने 4 मठ किया था, जो कि जोशी मठ जो है ये आपका उत्तर में किया था। उसके बाद जो है दूसरा आपका कौन सा मठ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो था ये आपका जो है गाइस देखिएगा गोवर्धन मठ, ठीक है। दूसरा जो है ये आपका कौन सा मठ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये आपका कौन सा था, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो था ये आपको ध्यान रखना है, ये कौन सा मठ था, गोवर्धन मठ था, ये आपको ध्यान रखना। और इन्होंने जो है इस मठ को कहाँ पे स्थापित किया था, तो याद रखिएगा गोवर्धन मठ को जो है इन्होंने पूर्व में स्थापित किया था, ये आपको ध्यान रखना है। गोवर्धन मठ को जो है गाइस देखिएगा इन्होंने पूर्व में स्थापित किया था। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो तीसरा जो है ये आपका कौन सा मठ था गाइस, तो तीसरा जो है ये आपको ध्यान रखना है गोवर्धन मठ हो गया। इसके बाद जो है आपको ध्यान रखना है
आपका जो है गाइस देखिएगा कौन सा है, द्वारका मठ, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो था ये आपका कौन सा था गाइस, तो तीसरा जो था ये आपको ध्यान रखना है द्वारका मठ था, और द्वारका मठ जो है ये आपको ध्यान रखना है इन्होंने जो है ये कहाँ पे स्थापित किया था, तो गाइस याद रखिएगा द्वारका मठ जो है ये आपका पश्चिम में था, ये आपको ध्यान रखना है। द्वारका मठ जो है ये आपका पश्चिम में स्थापित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और याद रखिएगा चौथा जो है ये आपका कौन सा मठ था, चौथा जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है जो है आपका श्रीगिरी शारदा मठ था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। श्रृंगेरी मठ था, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपको याद रखना है, ये जो है ये कौन सा था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपका कौन सा था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो था ये आपका श्रृंगेरी मठ था, ये आपको ध्यान रखना। और ये जो है अगर हम बात करें इन्होंने जो है ये कहाँ पे स्थापित किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपका दक्षिण में किया था, ये आपको किस साइड किया था गाइस, तो ये जो है देश के चारों तरफ एक एक मठ किए थे, यानी कि 4 मठ स्थापित किए थे, लेकिन आपको उत्तर पूर्व पश्चिम और दक्षिण याद रखना है कि आदि शंकराचार्य ने उत्तर में कौन सा, पश्चिम में कौन सा, पूर्व में कौन सा और दक्षिण में कौन सा मठ स्थापित किया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या बुद्ध के जन्म का प्रतीक है, तो आपको बताना है कि बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है। तो आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए स्तूप, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी हाथी, या ऑप्शन डी कमल। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल है, और कहीं कहीं पे जो है आपको कमल और जो है और सांड भी करके देगा, तो ये आपको ध्यान रखना ये इनके जन्म का प्रतीक है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होगा, अगर कमल दे तो वो भी कमल करेक्ट होगा, या फिर कमल व चांद दे तो याद रखिएगा ये बुध के जन्म का प्रतीक है। अब अगर हम आ जाते हैं ये आपको ध्यान रखना है स्तूप की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा बुध के जो है गाइस देखिएगा मृत्यु का प्रतीक जो है गाइस देखिएगा मृत्यु का प्रतीक क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है मृत्यु का प्रतीक जो है ये स्तूप है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। स्तूप जो है यह देखिएगा बुध के जो है गाइस देखिएगा मृत्यु का प्रतीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है घोड़ा। घोड़ा की अगर हम बात करें तो बताइए घोड़ा जो है ये किसका प्रतीक है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है घोड़ा जो है गृह त्याग का प्रतीक है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है घोड़ा जो है गाइस ये देखिएगा ये किसका प्रतीक है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है घोड़ा जो है ये गृह त्याग का प्रतीक है, ये आपको ध्यान रखना है घोड़ा जो है ये गृह त्याग का प्रतीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस आपको ध्यान रखना है जो कि है आपको याद रखना है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं लिख देती हूँ गाइस, याद देखिएगा ज्ञान की अगर हम बात करें ज्ञान का प्रतीक क्या है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है पीपल। पीपल जो है गाइस देखिएगा पीपल जो है या फिर बोधि वृक्ष यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है बोधि वृक्ष जो है गाइस देखिएगा बोधि वृक्ष जो है गाइस देखिएगा ये आपको जो है बुद्ध के ज्ञान की जो है प्रतीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ज्ञान का प्रतीक क्या है, बोधि वृक्ष, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। इस क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकारात्मक अर्थव्यवस्था से संबंधित है, तो आपको बताना है सकारात्मक अर्थव्यवस्था से संबंधित कौन सा कथन है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मुद्रा स्फीति अपस्फीति से बेहतर है, ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि धन और आय के वितरण में असमानताओं को कम किया जाना चाहिए, या ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि धन की आपूर्ति में वृद्धि का अर्थ अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि है, या ऑप्शन डी कम विकसित देश के लिए विलासिता सामानों का अधिक उत्पादन अच्छा नहीं है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। धन की आपूर्ति में वृद्धि का जो अर्थ होता है वो अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि है, ये इसका सकारात्मक कथन है, ये आपको ध्यान रखना है। सकारात्मक अर्थशास्त्र जो है इसका यही करेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि समुद्र के पानी में से कौन सी धातु निकाली जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो बताइए समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है, तो आपके ऑप्शन, ऑप्शन है कैल्शियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, या ऑप्शन डी मैग्नीशियम। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मैग्नीशियम जो है समुद्र के पानी से निकाला जाता है, ये आपको ध्यान रखना, और सबसे अधिक मात्रा में निकाला जाता है। लेकिन मैग्नीशियम के अलावा भी जो है और है, तो अगर हम बात करें मैग्नीशियम है, इसके अलावा और कौन सी धातु निकाली जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है लिथियम। लिथियम भी जो है गाइस देखिएगा समुद्र के पानी से निकाली जाती है, आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया मैग्नीशियम हो गया, इसके अलावा जो है लिथियम जो है ये हो गया, और जो है आपको एक और याद रखना है जो कि है यूरेनियम। यूरेनियम बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन जो है ये कम मात्रा में होती है, लेकिन फिर भी ये समुद्र में के पानी से निकाला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यूरेनियम, ठीक है, ये बहुत कम मात्रा में होती है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि गैसों के दाब का मापन किस उपकरण द्वारा की जाती है। तो आपको बताना है गैसों के दाब का जो माप किया जाता है वो निम्नलिखित में से जो उपकरण दिया है इनमें से किसके द्वारा किया जाता है। तो आपके ऑप्शन ए मैनोमीटर से, ऑप्शन बी एनीमोमीटर से, ऑप्शन सी बैरोमीटर से, या ऑप्शन डी ऑडियोमीटर से। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मैनोमीटर से जो है गैसों के दाब का मापन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं एनीमोमीटर की, गाइस तो याद रखिएगा एनीमोमीटर से जो है वायु के वेग की माप की जाती है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि एनीमोमीटर से जो है ये क्या किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है वायु के वेग की माप जो है गाइस देखिएगा वायु के वेग की माप जो है ये किससे की जाती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है एनीमोमीटर से, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है गाइस आपका जो है बैरोमीटर से याद रखिएगा बैरोमीटर से जो है ये क्या मापा जाता है गाइस, तो वायुमंडलीय दाब को जो है वायुमंडलीय दाब को जो है ये किससे मापा जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है वायुमंडलीय दाब, ठीक है, आपको ध्यान रखना है वायुमंडलीय दाब का माप जो है ये किससे किया जाता है, वायुमंडलीय दाब का माप जो है ये किससे किया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है वायुमंडलीय दाब का माप जो है ये बैरोमीटर से किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑडियोमीटर की, तो यह देखिएगा ध्वनि की तीव्रता का माप जो है ये किससे किया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ध्वनि की तीव्रता का माप जो है ये किससे किया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ध्वनि की तीव्रता का माप जो है ये किससे किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये ऑडियोमीटर से किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन ए प्रकाश के रूप में, ऑप्शन बी ऊष्मा के रूप में, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा के रूप में, या ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा के रूप में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है, ऊष्मा के रूप में निकलती है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो आपको बताना है कि मेघालय पठार का अंश कौन सा नहीं है। तो आपके ऑप्शन है गारो पहाड़िया, ऑप्शन बी पलामू पहाड़िया, ऑप्शन सी जयंती पहाड़िया, या ऑप्शन डी खासी पहाड़िया। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है इसका अंश जो है ये नहीं है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो पलामू पहाड़िया जो है ये नहीं है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें जो है ये आपका जो है मेघालय में स्थित है, लेकिन जो पलामू पहाड़िया जो है ये आपका कहाँ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। पलामू पहाड़िया जो है रखिएगा ये आपका झारखंड में स्थित है। अगर हम बात करें ये कहाँ स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पलामू पहाड़िया जो है गाइस याद रखिएगा ये आपका जो है झारखंड में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है झारखंड में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है। तो आपको बताना है कि सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है। तो आपके ऑप्शन ए आपसे बोल रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्सिन, ऑप्शन बी आपसे बोल रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, ऑप्शन सी आपसे बोल रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, ऑप्शन सी डी आपसे बोल रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मुख्य प्रदूषक क्या है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। और याद रखिएगा निकोटीन जो है ये सिगरेट के धुएं का मुख्य जो है गाइस याद रखिएगा प्रदूषक है, ये आपको ध्यान रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि किशनगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो आपको बताना है किशनगंगा जो है ये किसकी सहायक नदी है। तो आपके ऑप्शन ए रावी नदी की, ऑप्शन बी व्यास नदी की, ऑप्शन सी झेलम नदी की, या ऑप्शन डी चेनाब नदी की। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। झेलम नदी की है, ये आपको ध्यान रखना। और झेलम जो है किसकी सहायक नदी है, सिंधु की। किशनगंगा से आपको ये याद रखना है गाइस कि इसे जो है आपको ध्यान रखना है कि आपको ध्यान रखना है कि जो किशनगंगा है जगह से रखिएगा इसे पाकिस्तान में जो है ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस किशनगंगा जो को जो है गाइस रखिएगा इसे जो है पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है गाइस, तो याद रखिएगा किशनगंगा को जो है ये आपको ध्यान रखना है पाकिस्तान में जो है गाइस रखिएगा नीलम नदी के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान में नीलम नदी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। किशनगंगा को पाकिस्तान में नीलम नदी जो है गाइस
देखिएगा नीलम नदी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नीलम नदी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नीलम नदी कहा जाता है। और अगर यहाँ देखिएगा किशन गंगा जो है ये किसकी सहायक नदी, झेलम की। और अगर हम बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है, झेलम किसकी सहायक नदी है, तो यहाँ देखिएगा झेलम जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है। सिंधु की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। झेलम जो है किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु की सहायक नदी कौन सी है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सिंधु की सहायक। झेलम जो है गाइस ये देखिएगा ये सिंधु की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे डैश तरंगे है। तो आपको बताना है कि बताइए कौन सी तरंगे जो है रडार सिस्टम में उपयोग की जाती है। तो आपके ऑप्शन है सूक्ष्म तरंगे, ऑप्शन बी रेडियो तरंगे, ऑप्शन सी अवरक्त तरंगे, या ऑप्शन डी पराबैंगनी तरंगे। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रडार सिस्टम में जो उपयोग की जाने वाली तरंगे वो कौन सी तरंगे है, रेडियो तरंगे है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। याद रखिएगा ये जो है रेडियो तरंगे जो है गाइस, याद रखिएगा ये तरंगे क्या होती है, जाती है और किसी वस्तु से जो है गाइस, याद रखिएगा वस्तु से जो है वस्तु से टकरा कर, याद रखिएगा वस्तु से टकरा कर जो है गाइस, याद रखिएगा वस्तु से टकरा कर जो है ये फिर जो है लौट जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो रेडियो तरंगे होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइस आपका जो है रेलवे एनटीपीसी का जो आज का सेट था, सेट आपका 73 जो था ये यहीं कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, अगर जो है आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, जो मैंने थोड़ा सा भी आपका हेल्प किया, तो प्लीज गाइज प्लीज प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, धन्यवाद।